का लगा है। ऐसा पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ जब किसी देश ने भारत को माफी मांगने को कहा हो। ऐसा 75 साल में कभी नहीं हुआ कि कोई देश हमें आंख दिखाकर माफी मांगने को कहे, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा इस न्यू इंडिया में हुआ है और इस न्यू इंडिया में किसकी वजह से हुआ है और कैसे हुआ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये भारत के लिए, उसकी साख के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशन और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। दोस्तों, खाड़ी एक छोटा सा देश है कतर। कुल आबादी शायद 30 लाख भी नहीं है यहाँ की। यह आबादी कितनी होती है इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे एक ज़िले की औसत आबादी इससे ज़्यादा होती है, लेकिन कतर 30 लाख वाला आबादी है। अकेले दिल्ली में ही करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। तो इस छोटे से देश ने भारत के राजदूत दीपक मित्तल को समन किया और उनसे पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के विषय में जवाब तलब किया। भारतीय राजदूत ने कतर को जवाब दिया कि ये लोग किसी भी तरह से भारत सरकार के विचार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये फ्रिंज लोगों के विचार हैं। फ्रिंज यानी एक तरह से असामाजिक लोग या बाहरी लोग। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के विवादित बयान देने वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हालांकि वो ये कहना भूल गए कि कार्रवाई भारत सरकार ने नहीं, बीजेपी ने की है। बीजेपी ने कई दिनों से मामले बढ़ने के बाद नवीन जिंदल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। वहीं नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। ये तब हुआ जबकि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर कतर गए हुए हैं। खबर ये भी है दोस्तों कि कतर ने भारतीय उपराष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाने वाला डिनर कार्यक्रम तक रद्द कर दिया, यानी कि जिस न्योते पर वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति को बुलाया गया था उस न्योते को भी कैंसिल कर दिया है। और ऐसा वाकई में हुआ है तो ये बेतौर संप्रभु देश के लिए बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। कतर के अलावा कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत सीवी जॉर्ज को एक आधिकारिक चिट्ठी सौंप दी है और पैगंबर साहब पर हुई बयानबाजी की निंदा की है। खबर ये भी है कि ईरान ने भी भारतीय राजदूत को तलब किया है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी ओर से इस विवाद पर एक बयान जारी कर पार्टी को इससे अलग थलग कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि अचानक से भारत विरोधी और बाइकॉट भारत का ट्रेंड मुस्लिम देशों में, खासकर खाड़ी देशों में क्यों चलने लगा। दरअसल दोस्तों, 26 मई को यानी जिस दिन मोदी सरकार अपनी 8वीं सालगिरह मना रही थी, 8वां वर्षगांठ मना रही थी, टाइम्स नाउ पर उसी दिन बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मामले में एक डिबेट शो का हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक विवादित टिप्पणी की। उनके इस बयान के बाद पूरे देश भर में इस्लाम को मानने वाले लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया। दूसरे समुदाय के लोगों ने भी उनके इस बयान की निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन नुपुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही बीजेपी ने इस पर कोई बयान दिया और ना ही सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्माता रहा और इसी बीच नुपुर ने पुलिस से खुद को धमकियां मिलने की शिकायत की और इन धमकियों के पीछे ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर का हाथ बता दिया। यानी नुपुर पर किसी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। और तो और बीजेपी के ही एक और प्रवक्ता जो कि मीडिया सेल के प्रभारी हैं, नवीन जिंदल, उन्होंने भी एक बेहद विवादित ट्वीट कर दिया और इसके बाद उनके इस ट्वीट को अरब देशों के कई बड़े नेताओं ने और बड़ी हस्तियों ने शेयर करना शुरू कर दिया और भारत सरकार की निंदा करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि सरकार नहीं चेती, क्योंकि बार बार ट्वीट्स पर सोशल मीडिया पर भारत सरकार को चेतावनी दी जा रही थी, तो सरकार इस ट्रेंड और इस गुस्से को नहीं भाप पाई या शायद जानकर भी अनजान बनती रही, क्योंकि मुसलमान तो कीड़े मकोड़े हैं ही इस देश में। जब चाहो, जो मर्जी उनके साथ कर लो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है उनके लिए, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस देश के विलन के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। उनको इस देश में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है या आप हर रोज़ गोदी चैनल्स पर देखते हैं। तब इस
मामले को बीजेपी की तरफ से कोई हवा नहीं दिया गया, कोई बयानबाजी नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़ा मोड़ तब आया जब ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने एक बयान जारी कर भारत सरकार की आधिकारिक तौर पर आलोचना की और लोगों ने भारत के बने प्रोडक्ट के बहिष्कार की अपील कर दी। इसके बाद ऐसे कई वीडियो सामने आने लगे जहां भारत के बने उत्पादों को लोग फेंकते दिखे। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें पीएम मोदी की तस्वीरें कूड़ेदान पर लगा दी गई थी। ग्रैंड मुफ्ती के इस ट्वीट के बाद कतर और फिर कुवैत ने भी आधिकारिक रूप से भारत के राजदूत को तलब कर लिया। हालांकि बाद में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर हुई कार्रवाई की इन देशों ने तारीफ भी की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई काफी थी? जी हाँ, ये तो हुआ पूरा सिलसिला। अब हम यहाँ कई चीजों पर बात करेंगे दोस्तों। पहला तो ये कि नुपुर और नवीन जिंदल पर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्हें सिर्फ बीजेपी ने निकाला है, लेकिन भारत सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हालांकि भारत सरकार और बीजेपी ने एक बयान जारी कर यह ऐलान किया कि वो हर धर्म और हर धर्म के मानने वालों का सम्मान करते हैं और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली किसी भी घटना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तक पीएम मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। इस पर कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इनफैक्ट जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। दूसरा बड़ा पहलू यह है कि आखिर भारत के अपमान के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक चीज तो निकल कर ये सामने आती है कि अगर बीजेपी या सरकार भारत के ही 20 करोड़ मुसलमानों की बात सुन लेती तो उसे ये दिन नहीं देखने पड़ते। सरकार के लिए 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज कुछ नहीं है, लेकिन वो कतर जैसे देश के लोग के आगे नतमस्तक हो गई, खुद को सेकुलर बताने लगी। और तो और दूसरी बात यह कि नुपुर शर्मा या नवीन जिंदल जैसे लोगों को ये बढ़ावा कहाँ से मिलता है? ये गौर करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों ही बीजेपी से जुड़े थे, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी का पक्ष रखते थे। इसलिए भी ये मामला ज्यादा गंभीर हो गया। नहीं तो भारत में पैगंबर साहब, इस्लाम या दूसरे धर्मों पर टीका टिप्पणी करने वालों की कमी नहीं है। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इस रवैये को आदत बना लिया गया। अब हम आपको इसके पीछे की राजनीति विज्ञान के बारे में बताएंगे दोस्तों कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। दरअसल बीते 75 साल में किसी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत से माफी मांगने की बात सोच भी सके, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पैगंबर के अपमान वाले बयान के चलते न केवल ये हुआ बल्कि भारतीय विदेश मंत्रालय की सफाई के बावजूद कुवैत भारत सरकार से माफी मंगवाने पर अड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि 2021 में $87 मिलियन विदेशों में रह रहे भारतीयों ने देश में भेजा है। ये हमारी विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा है। इसे सबसे ज्यादा खाड़ी देशों से आया है। ये सारे डोनेशंस खाड़ी देशों से आए। इन देशों में भारत ने एक साख कमाई थी, सम्मान कमाया था। हालात ऐसे हैं कि आज भी विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी खुद को इंडियन बता देते हैं ताकि उन्हें किराए पर घर मिल जाए, नौकरियां मिल जाए। यानी पाकिस्तान की इतनी बुरी छवि थी, लेकिन क्या ये स्थिति आज भारत के लिए नहीं पैदा कर दी गई है? सोचिएगा जरूर दोस्तों। आज बुद्ध और गांधी के देश को गॉडसे के देश के रूप में प्रचलित किया जा रहा है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी की ऊटपटांग बयानबाजी के बाद मालदीव ने भी भारतीय राजदूत को तलब किया था। मालदीव वही देश है जहां हुए तख्ता पलट की भारत ने 6 घंटे के भीतर खत्म किया था। लेकिन अब आपको मालदीव में भारत विरोधी बातें सुनने को मिलेगी। नेपाल लगातार आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश हमें ज्ञान दे रहा है कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का सम्मान किस तरह से किया जाएगा। इसी तरह खाड़ी के देशों के साथ भारत के शुरू से काफी दोस्ताना रिश्ते रहे। भारत के लाखों परिवार गल्फ से आने वाले पैसे पर निर्भर हैं और इन देशों से कभी भारत विरोधी आवाज सुनने को नहीं मिली है। चाहे कश्मीर का मामला हो या बाबरी मस्जिद ढाए जाने का। उस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश में दंगे हुए थे, लेकिन खाड़ी देशों में किसी हिंदू का कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो वहां पर अपना कमाई का जरिया अपनी नौकरी कर रहे थे और बड़े सेफली तरीके से। लेकिन आज यही खाड़ी देशों ने भारत सरकार की थू ही नहीं बल्कि उनको माफी मांगने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भारत की मौजूदा सत्ता और सत्ताधारी पार्टी ये मानती है कि बस एक के बाद एक करके चुनाव जीतते चले जाना ही असली काम है और इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान का जहर तो चरस
वायरस तो पहले से ही बोया गया था। और चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, लोगों को धर्म के आधार पर बांटना, उन्हें भड़काना ताकि उनका ध्यान असली मुद्दों से भटक कर कहीं और चला जाए। इससे पार्टी को चुनाव में यकीनन फायदा हुआ और ऐसे ही हालात रहे तो आगे भी होता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि देश का क्या होगा। हम आपको यहाँ बीजेपी के ही एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद दिलाना चाहेंगे दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि चाहे हमारे राजनीति मतभेद कितने ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी विचारधारा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन विदेश नीति और अर्थनीति पर यह देश हमेशा से एकजुट रहा है। वाजपेयी ये क्यों कहते थे? दरअसल वो जानते थे कि वैश्विक स्तर पर भारत का एक अलग स्वरूप है, अलग हैसियत है और ये हैसियत 1 या 2 साल में नहीं बनी। उसे बनाने में हमारे पूर्वजों ने, राजनेताओं ने बहुत मेहनत की है और इससे नेहरू भी शामिल हैं और इसमें वाजपेयी भी शामिल हैं। लेकिन शायद मोदी सरकार यहाँ चूक कर गई और अब हम एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसे डिप्लोमेटिक डिजास्टर कहा जा रहा है। खैर, ये हमारे लिए एक सबक है और सबके लिए कि पुरानी गलतियों को दोहराने की जगह सुधार पर काम किया जाए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। जिस तरह का माहौल देश में बना दिया गया है, अब भी वक्त है उन जहरीली नफरती ताकतों को कि वो सुधर जाए, नहीं तो देश और हम सब की इज्जत साफ पर लगी हुई है। जो 75 सालों में नहीं हुआ वो इन 7-8 सालों में कर दिखाया। वाकई ये कर दिखाया और 7-8 साल 75 साल पर भारी पड़ गए।